हम लोगों को एक्चुअल में आज के लेक्चर में रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर पढ़ना है, पर उसको करने के पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें कर लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जो हो सकता है मैंने ना बताया हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो आइसोटोप क्या होता है, कुछ बेसिक बातें पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले आइसोटोप क्या होता है, तो आपको पता होगा कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस इज नोन एज आइसोटोप। ये सबको पता होगा। तो हम लोग चलो इसमें एक दो टर्म और करते हैं। एक टर्म इसमें होता है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो क्या होता है आइसोबार? आइसोटोप में क्या था? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। एटॉमिक नंबर सेम था, आइसोटोप में मास डिफरेंट था। यहाँ पे क्या है? यहाँ मास सेम है, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आप इसमें लिख लो सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज नोन एज आइसोबार। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखो एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि आपके पास है कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन जो होता है इसका मास भी क्या होता है 14। तो इन दोनों का देखो मास सेम है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट, सो दे आर आइसोबार। और एग्जांपल जैसे आर्गन, आपके पास एटॉमिक नंबर 18 और 40 एंड सेकेंड कैल्शियम। तो इसमें भी देखो दोनों का मास क्या है? सेम। तो अगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, दे आर नोन एज आइसोबार। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारा ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। फिर हम लोग इसमें एक आगे लिखते हैं आइसोटोन। कि आइसोटोन क्या होता है? देखो आइसोटोन नेम से जा रहा है। देखो आइसो का मतलब होता है हमेशा कि चीजें सेम होनी चाहिए। अगर आइसोटोन, देखो नाम से सुनो, टोन मतलब न्यूट्रॉन। तो अगर कभी भी एटम्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आइसोटोन। तो आइसोटोन क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होता है, वो होता है न्यूट्रॉन। और आइसोटोन में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं आपके पास। देखो ये कार्बन 14, इसमें न्यूट्रॉन क्या है? 14 माइनस 6 करेंगे कितना न्यूट्रॉन आएगा? 8। और देखो ऑक्सीजन 16 माइनस 8 कितना न्यूट्रॉन है? 8। अरे न्यूट्रॉन होता है ना मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 8 न्यूट्रॉन 8 न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन सेम है। या इसमें और एग्जांपल करते हैं। आपके पास जैसे कि पोटेशियम, कितना न्यूट्रॉन है? 20। एंड आपके पास कैल्शियम, कितने न्यूट्रॉन है? 20। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें एक एग्जांपल चलो और लिख लेते हैं। सोडियम, कितने न्यूट्रॉन है? 12। एंड मैग्नीशियम, अब कितने न्यूट्रॉन है? 12। तो अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? आइसोटोन। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसमें एक टॉपिक और कर लेते हैं, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो जैसा आपको पता है कि आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी दो स्पीसीज में, स्पीसीज का मतलब अब यहाँ पे एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या इवन आयन भी हो सकता है। अगर किसी दो स्पीसीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो कहलाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो क्या होता है कि इफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन टू और मोर स्पीसीज, इट इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। स्पीसीज का मतलब क्या है? स्पीसीज मीन्स एटम, मॉलिक्यूल और आयन, कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल समझते हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है। तो चलो एग्जांपल समझते हैं। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। चलो -3 कर देते हैं।
कितने हो गए 10। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, चलो -2 कर देते, कितने हो गए 10। फ्लोरीन कितने होते हैं 9, -1 कर दे, कितने हो गए 10। नियोन कितने हैं 10। सोडियम प्लस, सोडियम में 11, 1 प्लस कितने हैं 10। Mg2 प्लस Al3 प्लस, सब में कितने इलेक्ट्रॉन है 10। तो सारे के सारे दूसरे के क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और चलो एग्जांपल समझते हैं। फास्फोरस -3, सल्फर -2, सब में काउंट करो 18, 18, 18। आर्गन कितने होते हैं 18। पोटेशियम प्लस 18, कैल्शियम 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है 80। ठीक है, और एग्जांपल समझते हैं। सिलिकॉन, और एग्जांपल समझते हैं। सिलिकॉन कितने होते हैं आप बोलो 14। CO कितने होते हैं 14। N2 में कितने होते हैं 14। तो कुछ भी हो सकता है, तो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर आयन भी हो सकता है। अगर किसी दो में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अब हम लोग कुछ आगे करने के पहले 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं, बेसिक बेसिक चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि N आपको पता है N क्या होता है, N इज प्रिंसिपल। N बोलोगे कि N तो सर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N होता है। तो अगर आपको पूछे कोई नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला, टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला मतलब इन एनी मेन शेल। तो अगर किसी मेन शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज n स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर। जैसे अगर आपके पास पहला, जैसे अगर आपके पास पहला मान लेते हैं मेन शेल, पहला मेन शेल, तो उसमें सिर्फ s होता है, तो कितना ऑर्बिटल होता है 1। अगर आपके पास दूसरा मेन शेल है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो देखो दूसरे वाले में क्या होता है, जब n का वैल्यू 2 होता है तो n का वैल्यू 2 होने पे देखो दो सबसेल होते हैं s और p। s और p सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3। तो p में 3 और s में 1, तो कितने ऑर्बिटल हुए 4। समझो, मैं जो बता रहा हूं समझो। तो जब n का वैल्यू 2 था तो फिर कौन कौन से सबसेल्स थे आपके पास s और p में 3 ऑर्बिटल, तो टोटल ऑर्बिटल 4। जब n का वैल्यू 3 हुआ तो क्या होता है s, p और d। s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 और d में 5, टोटल करेंगे 9 ऑर्बिटल्स। तो इसलिए टोटल ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी मेन शेल में n स्क्वायर और फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी मेन शेल में, तो वो क्या होता है, वो होता है 2n स्क्वायर। तो वो होता है 2n स्क्वायर, ये होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला। तो जैसा हम कुछ चीजें लिख लेते हैं आपके पास, जैसे कि मेन शेल, ठीक है ये, और इसमें क्या होता है टोटल जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो, और एक ऑर्बिटल में पता है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो देखो मेन शेल क्या हो सकता है 1 2 भाई k l m n o, ठीक, कितना बहुत है। तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, इसमें होंगे 1, इसमें 4 और स्क्वायर, इसमें 9, इसमें 16, इसमें 25, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसलिए पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, सबको पता ही होगा। दूसरे में कितने होते हैं 8, तीसरे में फिर आपके पास मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 9 का डबल, अरे डबल होगा ना, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2, तो कितना होगा 18, मैक्सिमम 32 और मैक्सिमम 50। ये सबको पता होगा ना 18 और 32, ये तो पढ़ाया भी जाता है क्लास 8 और 9 में। तो इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना आ सकता है, इसमें 32 और इसमें कितना आ सकता है 18।
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। एक इसमें एक और चीज लिख लेते हैं, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। तो देखो क्या होता है ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, जो बोर ने बताया था, बोर ने, तो वो क्या होता है n(h/2π) where n is principal quantum number, और n is ऑर्बिट नंबर। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो वहां पे L की जगह फॉर्मूला हो जाएगा, L की जगह N की जगह, वहां पे N की जगह हो जाएगा एंगुलर क्वांटम नंबर L वाला, जिसमें फॉर्मूला होता है L+1 और h/2π। तो ये फॉर्मूला होता है L+1 h/2π। जैसे S के लिए करोगे, S के लिए L का वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। P के लिए करोगे L का वैल्यू 1, आप ऐसे किसी का वैल्यू निकाल सकते हो। तो किसी भी अगर ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम पूछा है तो आप L का वैल्यू पुट करना, जैसे S के लिए 0 होता है L का वैल्यू, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, इसको रखना आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने अभी तक आपको कुछ बेसिक बातें बताई जो सबको पता होना चाहिए। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो सबसे पहले देखो साई आपका करता है, कई बार पूछा जाता है साई क्या हेल्प करता है। तो जो ऑर्बिटल जो होता है, मतलब जो भी आप ऑर्बिटल जो बोलते हो कि जैसे P डंबल है, S स्फेरिकल है, तो उसका जो भी शेप है, मतलब देखो ऐसा है कि उसका जो भी शेप है वो कौन ड्रॉ करवाता है, साई। तो साई क्या होता है, साई हेल्प करता है हमें किसी भी ऑर्बिटल का शेप को ड्रॉ करने के लिए। मतलब किसी भी ऑर्बिटल का शेप अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको क्या होगा, साई का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो साई हेल्प हमें करता है किसी भी ऑर्बिटल के शेप को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है कि बहुत ध्यान से देखना आप इसको, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से देखना मैं एक्चुअली में जो बताने जा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि ये 1s, देखो सबसे पहले 1s, तो देखो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। तो न्यूक्लियस के पास ज्यादा होता है, धीरे धीरे कम होता है। तो इन कर्व को क्या बहुत ध्यान से देखना, मैं बताने जा रहा हूं। देखो साई क्या है, साई एक वेव फंक्शन, वेव जो ऐसे ऐसे, अरे वेव होता है ना, ऐसे 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 जो, तो वही वेव, वही वेव। तो 1s में हम लोग क्या करेंगे, एक वेव बनाएंगे, 2s में 2 वेव बनाएंगे, 3s में देखो 3 वेव बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियस के पास आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और धीरे धीरे क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है। तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस एंड इट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। ठीक है, डिक्रीज करता है। तो इस वजह से इसका जो कर्व है, जो पहला वाला जो कर्व है, जो हम लोग बोलेंगे साई वर्सेस आर, हम लोग इसमें एक्स एक्सिस में आर ले रहे हैं, रेडियस ले रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखो न्यूक्लियस पे ज्यादा है और डेंसिटी उसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसलिए जो पहला वाला जो कर्व होगा, देखो जब डिस्टेंस 0 है तो वो ज्यादा है और वो धीरे धीरे क्या होगा आपके पास, डिक्रीज करेगा। और हम लोग इसको ऐसा, इसको बोलते हैं ना कि जाके इनफाइनाइट पे क्या होगा, 0, तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये आपके पास पहला वाला कर्व होगा जो साई वर्सेस आर, क्योंकि न्यूक्लियस पे क्या होगा, ज्यादा होगा, धीरे धीरे कम होगा एक्चुअल में। तो ये आपके पास साई वर्सेस आर का कर्व है। न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और फिर धीरे धीरे कम होता रहेगा, तो इसलिए धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। तो ये पहला कर्व हो गया। अब इसमें देखो क्या है, साई स्क्वायर वर्सेस आर। देखो साई क्या है, साई ध्यान रखना है एक वेव फंक्शन है। साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर को लिख लो। साई स्क्वायर एक बार मैंने पिछले लेक्चर बताया भी था। साई स्क्वायर का ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो साई स्क्वायर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है
और नोड पे इसका वैल्यू क्या होता है 0। तो साई स्क्वायर याद रखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो जैसा साई वैसा साई स्क्वायर भी, तो ये कर्व क्या होगा धीरे धीरे आपके पास देखो क्या कम होगा और ये ऐसा यही हो जाएगा। तो ये सेम वैसे ही आएगा। अभी आपको दोनों में डिफरेंस फील होगा, डिफरेंस आपको आगे फील होगा। अभी आप बस सारे प्लॉट करते हो। अब देखो इसका जो थर्ड वाला जो कर्व है तो वो आपके पास है r और ये साई स्क्वायर और 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आपके पास ये क्या है, ये साई स्क्वायर क्या ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी कर्व है। तो अगर प्रोबेबिलिटी कर्व पूछे तो आपको लास्ट वाला। तो देखो होता क्या है, ये जो 4 पाई r स्क्वायर ये किसी भी स्फीयर का क्या सरफेस एरिया है। तो अगर आप डेंसिटी को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या होगा, मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी। मतलब कि देखो जैसे डेंसिटी को अगर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो मास आता है, तो वो मास के लिए है। और जैसे अगर आप क्या करो कि अगर आप बोलो कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब कि कितना वो डेंस है वो, तो जितना भी डेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो साई स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर का क्या कर रही है। अब इस कर्व को देखो 4 पाई r स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर का सरफेस। अब इसको बहुत ध्यान से समझो। देखो इस पॉइंट पे r का वैल्यू 0 है, अरे एक r इधर है ना, r का वैल्यू 0, तो इसलिए ये कर्व स्टार्ट होगा यहां से। तो देखो पहले होगा क्या, आप समझो। पहले मैं समझा देता हूं इसमें होने वाला क्या है। पहले मैं इसका चलो कर्व प्लॉट करते हैं। देखो कर्व इसका क्या होगा, पहले बढ़ेगा और फिर कम होगा ऐसा। तो आपको मन में आएगा सर ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखो समझो, बातों को समझो। आप देखो जब इसमें आगे जा रहे थे, देखो आगे जाने में आर, देखो यहाँ पे तो आर का वैल्यू बढ़ रहा है, पर आगे जाने में देखो साई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब साई स्क्वायर कम हो रहा है और आर का वैल्यू बढ़ रहा है। तो देखो आगे जाने में क्या होगा, जब आप यहाँ आए तो आगे आने पे साई स्क्वायर कम हो रहा है। देखो इधर साई स्क्वायर है वो कम हो रहा है, पर आर का वैल्यू बढ़ रहा है। तो इसलिए इनका प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। एक टाइम पे बढ़ेगा फिर कम होगा। आपको लगेगा सर ये मैंने क्या बताया। आपको मैं कुछ एग्जांपल समझाता हूं, मतलब बताता हूं, उसको ध्यान से समझो। अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो जब दोनों की वैल्यू बीच की होती है तो उनका मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लेते हैं a प्लस बी, एक वैल्यू समझते हैं। अगर आपके पास a प्लस बी 10 है, तो अब अगर आपसे पूछे a इंटू बी करो तो देखो क्या होगा। अगर आप a को 0 लो और b को 10 लो तब भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 0 आएगा ना ये। अगर आप क्या करो, a को 0 लो और b को 10 लिया तो भले कितना बड़ा हो पर ये 0, तो 0 इंटू समथिंग 0। आपने a को 1 लिया, b को 9 लिया, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 9 आएगा। जब a को 5 लो और b को 5 लो तो मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 25। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम तब आएगा जब दोनों की वैल्यू 5 5 है। अगर आप इसको 4 करोगे, इसको 6 करोगे, या इसको 6 करोगे, इसको 4 करोगे, तब भी क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, छोटा होगा। तो क्या होता है, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन तब ज्यादा आता है जब दोनों की वैल्यू बीचों बीच में होती है। तो यही देखो आपके पास इस कर्व में होगा। इस कर्व में देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ने पे आर का वैल्यू कम हो रहा है। मतलब सॉरी आर का वैल्यू, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आर का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। पर साई का वैल्यू जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे देखो साई यहाँ पे जाता है तो साई धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आगे बढ़ने से क्या हो रहा है, आर का वैल्यू तो बढ़ रहा है और साई का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक टाइम पे दोनों का वैल्यू ठीक ठाक होगा, ना ये ज्यादा कम ये ना ज्यादा। और उससे भी आगे जाओगे तो उससे ज्यादा आगे जाने पे आर तो बढ़ गया पर साई कम हो गया। तो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन तब ज्यादा होता है जब दोनों की वैल्यू क्या होती है, ठीक ठाक होती है। तो ये कर्व आपके पास होगा, ये होता है 1s का प्रोबेबिलिटी कर्व। तो वैसे ये पूरा 1s का कर्व है, ये 1s का साई वाला कर्व है, ये साई स्क्वायर r वाला कर्व है और ये आपका प्रोबेबिलिटी वाला कर्व। तो यहां पे क्या है, इस पॉइंट पे आपके पास क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग कई बार लिखते हैं A0 से। और ये जो वैल्यू है A0, ये आप समझो
जो बोर्स मॉडल ने जो बताया था हाइड्रोजन के लिए वही आता है, मतलब 0.53 एंगस्ट्रॉम ही नियरली आता है ये। तो इसको ए नॉट से लिखते हैं, तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो जहां पे क्या होगा मैक्सिमम था। तो ये पहला काम था जो हम लोगों ने किसके लिए किया, ये हम लोगों ने किसके लिए किया, 1s के लिए। तो अब हम लोग चलो इसमें और कर्व करते हैं। तो अब कर्व को देखो बहुत ध्यान से देखो, तो देखो ये 1s हो गया। अब देखो 2s के लिए क्या होगा, तो पहले 1s हो गया और फिर इसके बाद देखो एक दूसरा कर्व आना स्टार्ट होता है, मतलब दूसरा आपके पास क्या होगा, एक दूसरा ऑर्बिटल होगा, ये होगा 2s। तो 2s और ये 1s दोनों के बीच में एक नोड, देखो ये वेव है। अगर 2 ऑर्बिटल है तो आपको 2 बार वेव बनाना है, 3 ऑर्बिटल होगा तो 3 बार वेव बनाना है। तो साई क्या होता है, ध्यान रखो साई आपको ऑर्बिटल का जो भी शेप होता है उसको ड्रॉ करने में आपकी हेल्प करता है। तो हम लोग इसका जब कर्व प्लॉट करते हैं साई वर्सेस आर का, तो इसको ऐसा किया जाता है, तो वो ये आपके पास मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और वेव ऊपर नीचे दोनों जाएगा, तो ऐसे। जब 2 बार है तो क्या होगा, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। जब 3 हो जाएगा तो ऊपर नीचे ऊपर। इसको टच नहीं कराते क्योंकि मान के चलते इसको इनफाइनाइट तक नहीं टच करेगा। ठीक है, ये पहला होगा साई वर्सेस आर, किसके लिए चल रहा है, देखो 2s के लिए। अब हम लोग सेकंड करते हैं साई स्क्वायर वर्सेस आर। तो साई स्क्वायर करने का फायदा ये होता है कि ये जो वेव जो नीचे है उसका स्क्वायर करने से भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका जो कर्व होगा, इसका कर्व आपके पास कुछ ऐसा होगा। एक बात इसमें ध्यान रखना है कि इससे ये नीचे होगा पीक। क्यों नीचे क्यों होगा, देखो ऐसा होता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर सही बात है। तो देखो जब अंदर है तो साइज छोटा है, तो जब साइज छोटा है तो डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है तो पीक बड़ा होगा। अब देखो ये बाहर है तो बड़ा स्फीयर है, तो बड़ा, अब इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, बड़ा स्फीयर है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम। डेंसिटी कम होगी तो पीक छोटा होगा। तो ये पहला वाला कर्व भाई ये आपके पास। और देखो हाँ, इन दोनों में इस कर्व में बस ध्यान देने वाली बात है आर है। आर मतलब कि डिस्टेंस, रेडियल। तो यहाँ पे एक ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में देखो साई स्क्वायर 0, साई स्क्वायर 0 का मतलब क्या होता है, नोड। पर ये नोड आर पे डिपेंड कर रहा है, तो आप इसमें बोलोगे यहाँ पे एक नोड है और पूछा जाएगा कौन सा नोड, तो बोलोगे रेडियल नोड। तो आपको पता भी 1s और 2s के बीच में एक रेडियल नोड होता भी है। तो 1s और 2s के बीच में एक रेडियल नोड होगा। तो ये अब आपके पास दूसरा कर्व हो गया। अब इसमें देखो लास्ट वाला कर्व करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर। तो अब देखो फिर से यहाँ पे देखो जब r की वैल्यू 0 है तो 0 से स्टार्ट हो गई है। तो कोई मतलब यहाँ पे तो साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, 0। तो आपके पास एकदम कुछ ऐसा और ऐसा। इसमें एक बात को बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पे पीक लगातार छोटा होता जाता है, यहाँ पे पीक लगातार बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन आता है यहाँ पे पीक लगातार बढ़ेगा क्यों, तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो r का वैल्यू बढ़ेगा। तो देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये नंबर बड़ा होगा तो साई स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई होगा, उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा उसी के हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है, दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज नोड, और ये 1s का मैक्सिमम, ये 2s का मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको कर्व समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से इसको प्लॉट करना होता है। अब इसमें एक बार चलो और फिर से कर लेते हैं। ये 2s के लिए हो गया। आप सब लोग क्या है कि सारे कर्व को ड्रॉ भी करते रहना। तो ये 2s के लिए होगा। हम लोग इसमें कर लेते 3s के लिए। देखो जब 3s के लिए करोगे तो आपको एक बार अब इसको और करना होगा। कुछ ऐसा, दिस इज 3s। ठीक है, 3s का मतलब कि 3 वेव। कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से नोट बनाते रहना, कोई टेंशन नहीं लेना है। मैक्सिमम से स्टार्ट होगा 1 2 3। ठीक है, तो 3s का मतलब कि यहाँ पे आपको 3 वेव लेने थे, तो आपके पास 3 वेव हो जा रही है। फिर जो अगला जो कर्व होगा वो है साई स्क्वायर वर्सेस आर। तो ये फिर ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा।
ये ध्यान रखना है, पीक धीरे धीरे छोटा होता जाएगा क्योंकि साइज बड़ा होता है तो डेंसिटी कम होती जाएगी। और दिस विल बी 4 पाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर वर्सेस r। अब आपको तो समझ में आ गया होगा, 2 बार ऐसे टच करना है नोड, तो ये नोड है, नोड 1 और नोड 2। तो याद रखना है कि इसका अंदर कौन सा नोड है, रेडियल नोड, रेडियल नोड। तो ये भी क्या है, नोड 1 और नोड 2। तो इस कर्व में क्या है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो नोड आते हैं, कौन से नोड आपके पास है, ये आपके पास ध्यान रखना, दिस इज 4 पाई r स्क्वायर। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में याद रखना है जो नोड होता है वो कौन सा नोड होता है, दैट इज रेडियल नोड। ठीक है, तो ये सारे कर्व आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इसमें देखो ऐसा है कि इसमें रेडियल नोड आता है, रेडियल नोड। तो अब जैसे आपको अगर पी के लिए ड्रॉ करना है, तो जैसे मान लेते हैं हम लोगों को 2p के लिए ड्रॉ करना है, जैसे 2p। तो देखो 2p में देखो p का जो पहला होता है वो 2p। हम लोग यहाँ पे देखो याद रखना कि s में s को देखते, p में p को देखते, d में d को देखते, ऐसे मर्ज नहीं करना है। अब जैसे मानते हैं p में जाते हैं, तो p में पहला कौन सा होता है, 2p ऑर्बिटल होता है। अब देखो p ऑर्बिटल का देखो स्ट्रक्चर समझो क्या है, वो कुछ ऐसा है। तो ऐसा का मतलब ये कि देखो जहां पे न्यूक्लियस पे यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन इधर है और इधर है। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि यहाँ पे खाली, पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और फिर कम होता है। एस में तो न्यूक्लियस के मतलब एस में तो न्यूक्लियस के पास स्टार्ट होता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, पहले 0 है, पहले बढ़ेगा फिर कम। तो अगर आप इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करो, मान लेते हैं अभी 2p के लिए किया, 2p के लिए किया, तो क्या होगा, साई वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं 2p के लिए, साई वर्सेस r का। तो ये कुछ ऐसा है, क्यों, क्योंकि इसके केस में न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 से स्टार्ट होगा, बढ़ेगा फिर कम होगा। तो साई वर्सेस r का ग्राफ है। इसके लिए अगर आप देखो तीनों का प्लॉट करो तो तीनों एक ही जैसे दिखाई देंगे, साई स्क्वायर वर्सेस r भी ऐसा होगा। और इसके लिए लास्ट वाला भी करोगे, अगर आपसे कुछ प्रोबेबिलिटी कर तो वो ध्यान रखना साई स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो लास्ट वाला का 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस r, तो ये भी सेम है। तो इसमें ध्यान देखो, बाकी p के लिए भी ऐसा होगा, d के लिए भी ऐसा होगा। तो आप ऐसे किसी का भी कर्व प्लॉट कर सकते हो। आप जैसे मान लेते हैं कि चलो रैंडमली चलो 1-2 कर्व प्लॉट करके देखते हैं, जैसे कोई भी रैंडम, चलो रैंडम स्टार्ट करते हैं। आपके पास मान लेते हैं गिवन है 5d कि कैसे इसका कर्व प्लॉट होगा। तो अगर इसका कर्व प्लॉट करना है तो एक ही नॉलेज का ध्यान होना चाहिए, रेडियल नोड। तो हम लोग इसका निकालेंगे रेडियल नोड। तो रेडियल नोड क्या होगा, देखो 5 - 2 - 1 मतलब कितने नोड है, 2। ठीक है, 2 नोड। डी में भी डबल होता है, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इसमें देखो जो कर्व होगा साई वर्सेस r, तो वही वेव फंक्शन है। तो ये इसका कर्व आएगा। वेव है तो देखो 3 बार बनाना है, 3 बार क्यों बनाना है, देखो ऐसा होता है 5d में। अच्छा d में पहला क्या होता है, d में पहला आप बोलोगे सर पहला तो 3d होता है, 3d वही होता ना पहला, 2d तो कुछ होता नहीं, तो 3d 4d 5d, d में d वाला तो एक वेव, 2 वेव, 3 वेव। तो भाई आपको ध्यान रखना कि 5d है तो पहले 3d और 2d, मतलब पहले 3d और 4d, तो 3d 4d 5d। ठीक है, ऐसे नोट करना है। अब देखो इसमें स्क्वायर वाले का प्लॉट करते हैं, साइन स्क्वायर वर्सेस r। तो ये कैसे होगा, ये पहला पीक, ये दूसरा और ये तीसरा। याद रखना है कि पीक धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। तो ये होगा 3d 4d और 5d। ये पहला नोड, अरे नोड कितने, 2, रेडियल नोड 2, तो और ये दूसरा नोड, तो ये आएगा नोड। ठीक है, ये सेकंड नोड। अब इसके अगर लास्ट में करना है तो लास्ट आपके पास क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर वर्सेस साइन स्क्वायर।
वर्सेस आर को प्लॉट करते हैं। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। दिस विल बी 3D 4D और 5D, ठीक है। दो नोड आएगा। आप ये पहला नोड दूसरा नोड समझ में आया होगा कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा हो गया रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा इसमें। तो चैप्टर में जितनी भी मेन बातें थी हमने सब कर लिया है। हम लोगों का एक तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलो एक इसमें और चीजें कर लेते हैं जो नॉर्मली बहुत कम लोगों को बताया जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं नॉर्मली किसी भी एग्जाम्स में आते नहीं है, इवन जे एडवांस में भी नहीं आता है, मतलब आने के चांसेस कम है। ऐसा तो है नहीं कि एडवांस में आ नहीं सकते, एडवांस में तो कुछ भी दे सकते हैं एक्चुअल में, पर जेईई मेन और नीट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। पर हम लोग ये जो ग्राफ वाला पार्ट है, ग्राफ में थोड़ा सा पार्ट जेईई मेन और नीट में आ सकता है, क्योंकि ये चीजें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया, बहुत थोड़ा सा, तो कुछ कर के बारे में एनसीईआरटी में दिया, इसलिए मतलब ग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जेईई मेन और नीट में भी आ सकता है, पर मैं कुछ ऐसे बातें बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ एडवांस में आ सकता है। तो अब चलो 3P का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 3P मैंने चलो 3P ड्रॉ ही नहीं करना है। 3P तो देखो 3P में पहले समझते हैं कि यहाँ पे एक रेडियल नोड है 3 - 1 - 1 और एक एंगुलर नोड है। एल का वैल्यू 1 है। अब देखो हम लोगों ने जो पहले जो P जो ड्रॉ किया था, तो वो तो हमको पहले से पता था डंबल है। अरे एक ही डंबल जो दिखाया वो 2P था, वो 2P का स्ट्रक्चर था। तो देखो मैंने बोला था कि देखो 2P है और एक एंगुलर नोड। अरे 2P में रेडियल नोड नहीं होता। अगर आपको 3P ड्रॉ करने के लिए बोला तो 3P में तो भाई एक रेडियल नोड भी होता है। देखो 2P में क्या होता है, 2P में सिर्फ एंगुलर नोड होता है, 2P में एंगुलर नोड होता है। तो अगर आप 3P में जाओगे, जैसे ये 2P है, अगर आप 3P में जाओगे तो एक आपका रेडियल नोड भी होना चाहिए। तो देखो ये 2P हो गया। रेडियल नोड का मतलब कि एक फिक्स डिस्टेंस के बाद नोड है। तो अब एक काम करते हैं, एक नोड बना लेते हैं। अरे एक है ना रेडियल नोड, ये क्या है, ये है रेडियल नोड। अरे एक रेडियल नोड पीछे ना रेडियस पे। अब मतलब कि अब डंबल तो ऐसे बना नहीं पाएंगे, यहाँ तो नोड आ गया, तो नोड तो ये हो ही नहीं पाएगा। तो 3P क्या होगा, देखो 3P कुछ ऐसा, ये इधर, ये ऐसा। तो ये जो है ये है 3P। अब देखो 3P में क्या है, एक एंगुलर नोड भी, ये एंगल पे कहाँ इलेक्ट्रॉन है, और एक रेडियल नोड, ठीक है। अगर आपको अब 4P मान लो, देखो 3P समझ में आता है 3P। अगर आपको 4P करने का मन करे 4P, तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये कितने नोड हो गए 2। अब 2 फिर से सर्किल बना दो, तो फिर से एक नोड, कैसा नोड, रेडियल नोड, और इसके बाद ये होगा 4P और ये होगा 4P। तो ऐसा होता 4P। समझ में आया? ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये ऐसे आप P के लिए और ऐसे आप D के लिए भी कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर बस आपको ध्यान रखना है कि बस जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या पता होना चाहिए, बाकी जेईई मेन, नीट और सीटी जैसे एग्जाम्स में ये नहीं आ सकता।